नमस्कार दोस्तों, कृष्णा स्टडीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि लेखपाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज जैसे कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कुछ मैथ के क्वेश्चन के लिए, तो आपके लिए ईजी रहेंगे। ठीक है, जैसे हमने हिंदी सॉल्व कर लिया था, इसके मैंने अपलोड कर रखा है वीडियो, आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। मैंने हिंदी और इसके लिए जीएस के क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया है और ग्रामीण परिवेश। ठीक है, तो मैथ कंटिन्यू करते हैं आज। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से, जो उसकी रेडियस की दुगनी होती है, व्यास से इतनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, जब वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है पाई आर। ठीक, तो पाई आर से अगर हम रेडियस माइनस कर दें, जैसे कि व्यास से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 18.6, तो हमने व्यास से माइनस कर दें तो इक्वल कितना आएगा, 18.6 आएगा। तो हमने उसमें डी कॉमन ले लिया। ठीक है, व्यास हमने कॉमन ले लिया, फिर हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी। पाई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 15/7 आएगा। फिर 15/7 को इधर हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.868 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी वे है कि जैसे कि आपको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, और जैसे कि रेडियस से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 18.6, तो हमने रखा इक्वल करके और उसे सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का जो है एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम 12 है और 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर कितना है, 60 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसके लिए आप एक ये तरीका लगा सकते हैं कि देखिए x प्लस वाई आपको निकालना है। ठीक है, और x माइनस वाई दे रखा है, x माइनस वाई दे रखा है और एक्स वाई दे रखा है। जैसे कि आप जानते हैं एलसीएम और एचसीएम कितना होता है, x माइनस वाई दे रखा है। ठीक है, कितना, 60, और एलसीएम एचसीएम का गुणा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, तो हमने ए इंटू बी किया, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया, और संख्या का जो अंतर दे रखा था 60 दे रखा था, फिर हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया। तो फार्मूला लगाने पे सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा 348। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैंने सीधा बताया आपको, ए प्लस बी का फार्मूला लगाना है, उसके बाद वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9/5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से इतना अधिक है, कितना, 4200 अधिक है, तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सिंपल देख रहे हैं, स्कूटर का जो मूल्य है अनुपात दे रखा है मोपेड का मूल्य, स्कूटर का मूल्य किससे अधिक है, मोपेड के मूल्य से अधिक है। तो अगर हम मोपेड के मूल्य में 4200 इक्वल कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो वही यहाँ पे किया गया कि स्कूटर का मूल्य और मोपेड के मूल्य में 4200 जोड़ दिया गया तो इक्वल हो गया। फिर उसके बाद सॉल्व किया हमने तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। और फिर हमने जैसे कि दे रखा था रेशियो क्या था, 5, तो 5 से गुणा कर दिया जो एक्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। तीन संख्याओं का योगफल 392 है, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, 392 दे रखा है। यदि पहली दूसरी संख्या का अनुपात 2/3 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5/6 है, तो इसके लिए जैसे शॉर्टकट इन्होंने लगा रखा है वही लगाइएगा कि आप जैसे कि यहाँ मान लीजिएगा एक्स है, ये वाई, मैं शॉर्ट इसका तरीका आपको बता दे रहा हूँ। तो पहले क्या दे रखा है, 2 3। ठीक है, तो 2 3 आपने रखा है यहाँ पे,
जैसे कि विजन होता है कि लास्ट में जो अंक बचता है तो सेम यहाँ का जो होता है फिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है, 5/8, 5/8। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, ये वाली संख्या यहाँ पे कर देंगे 5, ठीक है। फिर दोनों का इंटू कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 8 त्रिक 24, ठीक है। तीनों मान आ गए। तीनों मान आने के बाद हमने तीनों को ऐड करके रख दिया x + y + z के बराबर, ठीक है। 392 आया, 392, और ये हमने ऐड किया तो कितना आया, 49। 49 को फिर हमने x की वैल्यू उधर रखी, 392/49 कर दिया। फिर 7 से काटिए, 7 से 49, 7 छोटे 7 पीछे 35, ठीक है, 35। और इधर देखेंगे 7 छंग 42, तो यहाँ पे आपका क्या बचा रहेगा, 7, और उसके बाद 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 को 24 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जो वैल्यू में निकालनी है जेड की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीसरी संख्या पूछा है, तो तीसरी संख्या क्या रहेगी हमारी, 24 × 8 कर देंगे तो 192, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप दे रखा है, जैसे एक त्रिभुज है उसका पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। और त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात है 5, 12, 13 है। तो खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है और भुजाओं का रेशियो दे रखा है, और उसका एरिया पूछ रहा है। तो देखिए पहले तीनों भुजाएं x के रूप में मान लिया, परिमाप दे रखा है तो हमने तीनों भुजाओं को ऐड करके इक्वल परिमाप कर दिया। परिमाप करने के बाद जोड़ा, फिर x की वैल्यू फाइंड की तो कितना आया, 18। और त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः क्या हो गई कि हमने 18 को 5 से गुणा किया, 18 को 12 से गुणा किया और 18 को 13 से किया। तीनों भुजाएं निकल आई हमारी, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एरिया। तो एरिया के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे कि S माइनस, अगर आपने साइन वाला फार्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें जो फार्मूला लगता है कि x S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। और S की वैल्यू फाइंड करते हैं a + b + c/2 करके, ठीक है। तो वही यहाँ पे पुट किया तो हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप कितना है, 28 मीटर, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 48 मीटर। मेज के कर्ल की लंबाई क्या है, ठीक है। तो देखिए ऊपर का जो एरिया दे रखा है कितना, सतह का परिमाप दे रखा है, ठीक है। आयताकार मेज है, तो आयताकार समझ सकते हैं, 8 कितना दे रखा है, 28, और इधर करेंगे 8 8 16 और 14 28, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है, 48। आप पेरीमीटर तो जानते ही होंगे एरिया कि जिसकी भुजाएं दे रखी है वो सबको ऐड करना होता है, इक्वल में पेरीमीटर कर देते हैं, ठीक है। और ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा था तो हमने इसका पेरीमीटर जैसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन का हमने रख दिया, 2a + b 28, तो a + b 14 और a × b, यानी कि एरिया क्या दे रखा था इसका, 48। एरिया क्या होता है आयताकार का, a × b, ठीक है। तो हमारे पास a + b है, a × b है, हमने a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर -4ab कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे आना चाहिए था a² + b², बट हमने a² + b² जो आता उसकी जगह पे हमने, ठीक है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि a² + b² आना चाहिए, ठीक है, बट उसकी प्लेस पे हमने पुट कर दिया a + b का होल स्क्वायर -4ab, -2ab पुट किया, पर 2ab पहले से था तो हो गया -4ab, ठीक है। फिर हमने a + b की वैल्यू पुट कर दी 14, ठीक है, और a × b की वैल्यू थी हमारे पास 48, पुट किया तो हमारे पास a - b की वैल्यू आ गई। a - b की वैल्यू आने के बाद a + b और a - b समीकरण सॉल्व किया तो हमारे पास ab की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमने फाइंड कर लिया आंसर, जैसे कि मेज की लंबाई चौड़ाई ये थी, कर्ल हमें निकालना क्या था, एरिया, तो हमने दोनों का एड कर दिया और आंसर निकाला, ठीक है, 100 मीटर। आगे देखते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप अर्थ होता है जैसे कि ये आपका त्रिभुज है तो इसकी
एक्स भुजा, ये मानिए एक्स है, ये मानिए वाई है और ये जेड है। तो तीनों का जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा इसका मान दे रखा है परिमाप 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है 30 सेंटीमीटर, एरिया जो है 30 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है उसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, जो सबसे बड़ी भुजा है, तो वो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी, ठीक है। हमारे पास पेरीमीटर है और भुजा क्षेत्रफल है ए गुणे बी भी है, ठीक है, और बड़ी भुजा भी है, ठीक है। तो आइए बताते हैं जैसे आपको इजी समझ में आएगा। देखिए हमारे पास तीनों भुजाएं दे रखी थी, तीनों भुजाएं का हमने मान रखा और पेरीमीटर इक्वल किया। तो हमने ए के मान दे रखा था तो हमने बी प्लस सी बराबर लिखा, बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई 17 और ए की वैल्यू तो हमें पहले से पता थी, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू रखी। तो हमारे पास क्या आ गया, एस हमने फाइंड किया 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। एस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक। एस की फाइंड करने के बाद त्रिभुज की दो भुजाओं में एक भुजा x सेंटीमीटर होती है तो दूसरी भुजा, जैसे कि हमें ये नहीं पता है कि a प्लस जो ए बी प्लस सी वैल्यू है तो इसमें 17 कौन सी है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एक माना x है, दूसरी माना 17 है, ठीक है। तो हमने वही कर दिया 17 माइनस एक्स। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला जैसे कि साइन ट्रिग्नोमेट्री से लगाया गया है, एस इंटू एस माइनस वन ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और एस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट की गई, जैसे हमें एरिया पता हुआ था हमने इक्वल रख दिया एरिया, उसके बाद वैल्यू पुट किया 15 माइनस 13 15 माइनस एक्स 15 माइनस 17 प्लस एक्स। सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस 12 इक्वल टू 12, तो एक्स बराबर 12 आ गया और एक एक्स बराबर 5 आ गया। तो छोटी भुजा कौन सी है, 5 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि मैं अलग ये सॉल्व करके आपको बता सकता था वाइट पेपर पे, जैसे कि वाइट बोर्ड पे, बट इसका कोई फिर आप कहते कि हमें सर कंफर्म नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन भी सही से बताइए, तो इसलिए मैंने कहा इसमें जो प्रोसेस लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर बताता हूँ, ठीक है। एक पहिए की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए ये एक पहिया है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक कितनी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे चक्कर कितने लगाने हैं, दूरी कितनी तय करनी है 792 मीटर की दूरी तय करनी है। तो माना पहिए की त्रिज्या ये है और परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है। तुमने 2 पाई आर रखा और आर की वैल्यू कितनी थी 21, 2 पाई आर रखा 132 सेंटीमीटर आया, ठीक है। परिधि क्या आ गई 132 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दूरी कितनी थी, दूरी थी 792, ठीक है। लेकिन उसे चेंज करना पड़ेगा हमें, जैसे कि मीटर में दे रखा था, मे बी हाँ देखिए मीटर में दे रखा था, तो हमने उसे सेंटीमीटर में चेंज किया, ठीक है। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से उसे गुणा कर दिया और बटे में हमारी जो परिधि आई थी उसे रखा, सॉल्व किया, ठीक है। 600 आया आंसर। जैसे कि 132 एकम 132 और 6 करेंगे, देखेंगे 6 से तो आएगा 792, वैसे 600 आंसर आ गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है, ठीक है, वर्ग वाला है। एक पुरुष जो है एक महिला से दुगना तेज है और एक महिला एक लड़के से दुगना तेज है, तो वही बन रहा है रेशियो की 1 और 2 4 का रेशियो, ठीक है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला एक लड़का मिलकर साथ किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो लड़का अकेले उसे काम में कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये वाला, बस सिर्फ माइंड का खेल है। अगर आप एक बार सही से बैठ गया तो आपके माइंड में, जैसे मैं बताया था 4 2 1 का रेशियो बनेगा। मान लीजिए कि जो लड़का है वो एक काम करता है, ठीक है, और जो लेडीज़ है 2 काम करती हैं, तो जो मन यानी कि लड़का दे रखे हैं, आदमी दे रखे हैं, वो दुगना है, तो औरत से दुगना होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसे 4 होना पड़ेगा। तो रेशियो क्या आ गया 2 4 2 1 का। बट यही जब हम निकालने लगते हैं बटे रेशियो करते हैं ना, तो रेशियो में हमें एलसीएम लेना पड़ता है, यानी कि नीचे हम कॉमन लेते हैं, तो जैसे एलसीएम लेते हैं तो रेशियो ये पलट जाता है, 1:4 का आ जाता है कि आदमी एक काम करता है, औरत 2 दिन में इतना काम करती है।
आदमी जितना काम एक दिन में करता है उतना काम औरत 2 दिन में करती है, उतना काम लड़का 4 दिन में करता है। ठीक है, x दिन, महिला 2x दिन और लड़का 4 दिन में करेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। और फिर नेक्स्ट 2x 4x, ठीक है, बराबर कितना 1/4। उसके बाद हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद हमारे पास 1/4 आया। ठीक है, 4x और गुणे 7 किया, पूरे 4 किया, बराबर x बराबर 7 आ गया। अतः लड़के द्वारा काम करने में लगा समय, x की वैल्यू थी और 4 से गुणा कर दिया, 28 दिन आ गया। ठीक है, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए एक बार दोबारा बता देता हूँ, जैसे कि मे भी शायद क्लियर ना हो। जैसे कि जो काम में लगे थे तो काम का रेशियो क्या था, 4 तो 1 का था, बट हमें क्या निकालना है कि काम को कितना जल्दी कर रहे हैं। तो हमने रेशियो को, जैसे कि इसमें एलसीएम बटे में करते हैं, ये आप 1/4 1/2 1 करेंगे तो 4 तो चला जाएगा ऊपर, तो रेशियो पलट जाएगा, 4 हो जाएगा लड़का। जितना काम आदमी एक दिन में करता है उतना काम लेडीज़ 2 दिन में करती है, उतना काम लड़का जो है 4 दिन में करता है। ठीक है, ये नॉर्मल समझिए कि जैसे कि आदमी दुगना काम करता है, दुगना फास्ट है, तो लेडीज़ जितना काम 2 दिन में करेगी आदमी 1 दिन में करेगा, और जितना काम लेडीज़ 2 दिन में करेगी उतना काम लड़का 4 दिन में करेगा। ठीक है, फिर देखा 3 दिन में 3 दिन में कितना काम करते हैं तीनों मिलके, तो हमने आदमी का काम, औरत का काम, लड़के का काम ऐड कर दिया और बराबर रख दिया 1/4। ठीक है, जो दे रखे थे कि 4 दिन काम करते हैं। ठीक है, हमें दे रखा था ना कि 4 दिन में काम करते हैं। ठीक है, उसी को रख के हमने वैल्यू फाइंड आउट की। फाइंड आउट करने के बाद हमने देखा कितने काम आ रहे हैं, x की वैल्यू कितनी आई 7, और तो हमने 7 कर दिया 4 से गुणा। कितने दिन लगेंगे लड़की को, 28 दिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन भी काफ़ी इजी होते हैं, इसमें आपको एक मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। जैसे कि चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद बताते हैं। 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है, 2/1 का है। ठीक है, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1/2 जाए। तो इसमें मिला क्या रहे हैं, जैसे कि अम्ल और पानी का अनुपात था, अम्ल पहले कितना था 2 लीटर, मान लीजिए 2 लीटर था, और पानी कितना था 1 लीटर था। इसमें क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो अम्ल चेंज नहीं होना चाहिए ना। अम्ल पहले अगर 2 था तो बाद में भी 2 रहना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी है कि जो पहले 2 दे रखा था तो बाद में भी 2 ही आए। ठीक है, तो वही लाने के लिए कोशिश करेंगे तो हम इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले इनका मेथड देखते हैं, फिर आपको बताता हूँ अदर मेथड भी। अम्ल और पानी का अनुपात क्या देखा, 2/1। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, जैसे कि हमें क्या निकालना है, हमें पानी का अनुपात निकालना है। तो एक तरीका ये भी है कि दोनों को ऐड कर दें, 2 1 3, ये निकाला हमने। पानी का रेशियो 40 लीटर है, मिश्रण में पानी की मात्रा 20 लीटर। ठीक है, जिससे हमने ये अम्ल की वैल्यू निकाली कि पानी में अम्ल कितना था मिश्रण में, 40 लीटर, तो हम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी, 20 लीटर। यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिलाने पर अम्ल और पानी का अनुपात 1/2 हो जाता है, तो 40 × 20/20 + 2 किया। ठीक है, 20 + x किया इक्वल में 1/2 किया, क्योंकि रेशियो में क्या करना था, 1/2 रेशियो करना था। और ऐड क्या करना था, हमें ऐड करना था पानी। तो हमने ऊपर जो पहले मिश्रण में अम्ल था वो हमने अनचेंज रहने दिया, यानी कि सेम रहने दिया। हमने सिर्फ पानी में x ऐड कर दिया और रेशियो इक्वल कर दिया। फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 लीटर। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है। एक तरीका और है, चलिए वो बता देते हैं। जैसे कि पहले रेशियो क्या था, 2:1 था। जैसे कि ये अम्ल था, ठीक है, ये अम्ल था और ये वाटर था, और बाद में रेशियो क्या हो गया, 1/2 हो गया, 1/2। तो हमें क्या करना है, जैसे कि पहले रेशियो तो अम्ल का 2 था, बाद में 1 हो गया, तो इसे हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो पानी कितना बढ़ गया, 1 से 4 हो गया ना। पानी कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। ठीक है, पानी कितना इंक्रीज़ हो गया, 3 इंक्रीज़ हो गया, 3 लीटर। ठीक है, यानी कि पहले जो रेशियो 1 का था वो अब 4 हो गया है 3 का। तो हमने देखा कि पहले पानी कितना था, इसमें पहले अगर पानी निकालेंगे 60 लीटर पानी था, तो ये पानी कितना था, 40 लीटर था। सॉरी, पहले अम्ल 40 लीटर था और पानी कितना था, 20 लीटर था। 20 लीटर था, तो अब कितना हो गया है,
पहले जब 1 रेशियो था तो 20 लीटर था, अब रेशियो 3 बढ़ गया ना, तो 20 को 3 से गुणा कर दूँ तो 60 आ जाएगा ना। सिंपल मेथड है ये, ठीक है। ये मेथड लगाएंगे, ईजी से आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप फिर भी कन्फ्यूज़न तो मैसेज कीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि कमेंट कीजिएगा, सॉरी मैसेज बोल रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। जैसे मैं कंप्लीट आपको बता रहा हूँ लेखपाल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैथ के उस सॉल्यूशन, तो जिससे कि आपको जो मैथ में कुछ कन्फ्यूजन भी है तो वहाँ ये दूर हो जाएगी और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो मैथ का लेवल कुछ ही इंक्रीज होगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक त्रिभुज दे रखा है ABC में, यदि एंगल ए 90 डिग्री है और एक भुजा दे रखी है 25 सेंटीमीटर, बी भुजा दे रखी है 7, तो tan B की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए इजी होता है कि अब मैप जैसे कि फिगर ड्रॉ करें, उसके बाद निकाल लें वैल्यू कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, ठीक है, और ये C है, और एंगल ए कितना दे रखा है 90 डिग्री, ये एंगल आपने मान लिया 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल B है आपका, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपने रखा 25 सेंटीमीटर। B एंगल B तुम्हें निकालना है, ठीक है, और B के सामने वैल्यू कितनी है 7, तो हमें पहले क्या निकालना होगा C की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद एंगल tan B हम फाइंड कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाया है कि भाई BC और करने के बाद हमने वैल्यू फाइंड कर ली। वैल्यू फाइंड करने पे कितनी आई हमारी 24, ठीक है। ये देखो ये वैल्यू 7, जैसे कि B की वैल्यू 7 दे रखी थी और A की वैल्यू कितनी दे रखी थी 25, हमने ये वैल्यू फाइंड की 24 आई, ठीक है। और फिर हमने tan B का फॉर्मूला लगा दिया, जैसे कि लाल बटे कक्का आपको याद होगा, जैसे कि हिंदी में हम लाल बटे कक्का से लगा लेते हैं, जैसे कि इजी फार्मूला होता है तो मैं किसी भी लैंग्वेज में होता है याद कर लेता हूँ, तो ये मुझे सबसे आसान लगा, लाल बटे कक्का। जैसे कि हमें ये साइन का है, ये कॉस का, ये टैन का, ठीक है, और यही उल्टा कर देंगे तो ये, ठीक है, कॉसेक का हो जाएगा, ये सेक का और ये कॉट का। तो हमें क्या चाहिए लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, टैन का चाहिए तो लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार की वैल्यू फाइंड कर ली, मान निकल आया, ठीक है। तो हमें देखना है कि हम कितनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं मैथ में। जैसे कि तरीके तो बहुत हैं, बट ऐसा ना हो कि वहाँ पे आप दूसरा तरीका लगाएं और जिसमें कि आपका टाइम ज़्यादा चले जाए और उतनी देर में आपका पार्टनर या कोई अदर आपसे ज़्यादा सॉल्व कर ले और वो आगे निकल जाए। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि टाइम में काफ़ी कम रहेगा, तो हमें जल्दी से सॉल्व करना है। तो इसलिए मैं ऐसे मेथड ढूंढने होंगे जो जल्दी से सॉल्व कर सकें। यदि किसी धनराशि पर ब्याज जो है 1 पैसा प्रति रुपये प्रति प्राप्ति माह हो, कि उसे 1 रुपये मिल रहा है, 1 पैसा मिल रहा है 1 रुपये पे और 1 माह में, ठीक है, तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा। तो जैसे कि ब्याज क्या है 1 पैसा, मूलधन कितना है 100 पैसा, समय कितना है 1/12 वर्ष, जैसे कि 1/12 महीना है ना, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो वही रख दिया 1/12, ठीक है। तो फार्मूला लगाया, जैसे कि इसमें फार्मूला ही आप याद कर लीजिए, फार्मूले बेस पे पुट कर देंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100। तो ब्याज रखा, मूलधन गुणे दर यानी रेट जो है और समय, ठीक है, रेट हमने फाइंड कर लिया, इजी था। सिर्फ ये आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूले पुट करना है, आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। ये देखिए आप, चलिए क्वेश्चन लीजिए, 50 प्रेक्षणों का एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान क्या होगा। इसे जानते हैं मानक विचलन के लिए यदि प्रेक्षण में n से गुणा किया जाए तो मानक विचलन n गुना बढ़ जाता है, अतः 2 से गुणा करने पर क्या होगा, जो मान है 2 गुना हो जाएगा। अगर 8 है तो 16 हो जाएगा, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे इन सेंटेंस के टाइप में था कि अगर आपने हल्का सा कॉमन सेंस लगाया तो आंसर फाइंड हो गया। इसमें पूछा है x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। x का कौन सा मान होगा जिसके लिए आंकड़ा बहुलक 27 होगा, ठीक है। इसमें देखिए बहुलक प्राप्त करने के लिए x के स्थान पर 27 रखने पर आंकड़ों में 27 सर्वाधिक 4 बार आता है, तो बहुलक क्या होगा 27 होगा, ठीक है। तो इस समझ सकते हैं कि आप जैसे एक बहुलक पूछ रहा है 2,
3 27 से चौथा रख देंगे तो बहुलक 27 हो जाएगा, बात ख़त्म, आपका आंसर आ गया बस। नेक्स्ट देखते हैं 1 6 8 3 2 के मध्य और माध्यिका का योगफल है। पहले माध्य निकालते हैं, माध्य निकालने के लिए जानते हैं सभी की वैल्यू रखेंगे। 1 6 8 3 2 बटे में जितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं 3 2 5, 5 रखेंगे, ऐड करके एवरेज निकाला, ठीक है, माध्य निकाला, मीडियन जो आया, मीडियन कितना आया 4, ठीक है। माध्यिका प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे 1 6 8 3 2 को रखा है, आरोही क्रम में रखेंगे, आरोही क्रम में रखा, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए फिर n+1 कितने नंबर हैं 3 2 5 है ना, 5 है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा n+1 वाला। जैसे अगर इवन होता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं n वाला या n+2 से फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। इवन ऑड के लिए अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगता है इसमें, ठीक है। तो n+1/2 रखा फॉर्मूला, तो हमारे पास 5+1/2 तीसरा पद आया। तीसरा पद क्या है इसमें देखेंगे 3 है, ठीक है। और माध्य और माध्यिका का योगफल निकालना था, तो हमने माध्य निकाला था कितना 4 और माध्यिका कितनी है 3, तीनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया 7, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा और 17/22 भाग कार द्वारा तथा 6 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है, वह कितनी दूर चलता है। तो सारी दूरी में याद हमें ऐड करनी है। तो चलिए, माना कि कुल दूरी कितनी थी x थी, उसमें से इतनी किलोमीटर कितना चला, किससे चला पहले देखते हैं, ट्रेन से चला, ठीक है। और हमने प्लस किया ये कितना चला कार से चला, 1 किलोमीटर पैदल चलकर कितनी दूरी चलता है, ठीक है, तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। फिर हमने ये x में से दोनों को मान LCM लिया और फिर x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड कर ली, बस पुट कर दिया, आंसर आ गया हमारा कितना चलता है 22 किलोमीटर, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिलिखित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारता क्या है, ठीक है। बारंबारता क्या होती है, वर्गों के अंकों पर केंद्रित होती है, जो वर्गों के वर्ग अंक दे रखे होते हैं उन पर केंद्रित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे रखा है 930.25 के वर्गमूल में कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे जो प्राप्त परिणाम हो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो हम इसमें से बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मे बी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आप बाय एक्सम चेक कर सकते हैं, तो आप देखेंगे 1/2 आएगा, ठीक है। 930.25 है, 930.25 का हमने देखा कितना आ रहा है 30.5 आ रहा है, तो हमने 30.5 में 0.5 रखा, ठीक है। 30.5 को 30.5 लिख सकते हैं और 30.5 से -5 कर दिया, 0.5 कर दिया, जिसे बोल रखा है कि क्या घटाया जाए, जोड़ने को नहीं घटाने को बुलाया। तो 30.5 में से 0.5 घटा देंगे, तो अर्थात 1/2 भिन्न घटाया जाए, ठीक है। 300 ग्राम को चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में 50% चीनी हो जाए। 300 ग्राम के चीनी के विलयन में 40% चीनी है, ठीक है। तो जैसे कि अगर 300 ग्राम का विलयन है तो 40% आप ऐसे ही निकाल सकते हो कि 40 रखोगे, 50% का आता है आपका 150, बट 40 का करोगे 40, ऐसे ही परसेंट निकाल सकते हो, इजी तरीका। जैसे कि 300 रखा गुड़े 40 बटे में 100, जैसे कि इस तरीके से आप निकालोगे ना तो आपको लगेगा कि आपका आंसर गलत हो रहा होगा ना, फिर भी आप सही कर लोगे क्योंकि ये आपने खुद किया है माइंड से, तो माइंड से कभी गलत नहीं होगा। आपने निकाला कितना है 4 × 12, 120 ग्राम चीनी थी। अब इसमें कितनी और चीनी मिलाएं कि 50% चीनी हो जाए, ठीक है। जब कितनी है हो रही है 120 ग्राम हो रही है, तो कितनी चीनी और मिला दें आप बताइए। देखिए यहाँ पे 300 बटे गुणे 40 बटे 100, 120 ग्राम आया आंसर, ठीक है। अब 1 ग्राम में चीनी मिलाई जाती है, तब 120 प्लस x 300 प्लस x बटे में रेशियो रखा हुआ, ये 50% चीनी हो जाए, 50% कह रहा था ना चीनी हो जाए,
तो फिर हमने रखने के बाद वैल्यू फाइंड किया, फिर एक्स का मान आ गया। कितनी डालें और चीनी? 60 ग्राम, ठीक है। क्योंकि जो हम आप सोच रहे होंगे कि जब 120 आ रहा है 120 ग्राम, तो 30 ग्राम में क्यों नहीं हम 30 ग्राम मिला दें, 150 ग्राम हो जाएगा। बट आप ये भी तो सोचिए कि हमें 50% करना है, तो वैसे विलेन की मात्रा नहीं कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा हमें करना है कि विले जो अदर मैटर है वो भी इक्वल रहे और चीनी भी इक्वल रहे, ठीक है। किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर इतना है। तो आप कोई संख्या ले लीजिए, उसका 8% उसमें जोड़ दीजिए। जैसे कि 100 होता है तो 100 में 8 जोड़ेंगे, 108/100 कर दीजिए, फिर माइनस कर दीजिए 97/100। यही किया गया है कि एक संख्या माना एक्स का हमने 8% जोड़ा, 3% घटाया, इक्वल में 407 पुट कर दिया, ठीक है। सीधा कह रहा था कि 8% जोड़ने पे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 8% कैसे जोड़ें, तो आप एक तरीका और है, दूसरा भी तरीका कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई संख्या लीजिए, ठीक है, उसको 8/100 के रूप में लिख दिए कि 8% जोड़ने पे तो 8/100 का लीजिए, ठीक है। उस तरीके से करेंगे तब भी आंसर आपका सेम आएगा। 3% घटाने पे तो -3/100 कर दीजिए, ठीक है। ये भी तरीका है, बट ये तरीका ईजी होता है कि आंसर आपका जल्दी से कट आउट हो जाता है, ठीक है। 11/x आएगा, जिसमें आप गुणा कर देंगे, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये भिन्न दे रखा है कि 5 सही 3/4, 4 सही 4/5, 7 सही 3/8 की योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो अब इसमें सोच सकते हैं कौन सा परिणाम जोड़ा जाए, तो देखते हैं। जैसे कि तीनों संख्या को ऐड किया, पहले 5/3 4 ऐड करने पे 3/4, 4/5, 3/8 के रूप में लिखा। और जैसे कि ये 5 जो था, बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कैसे जोड़ लिया। इसको आप अलग जोड़ लीजिए, 5, 4, 9 और 7, 16 को अलग जोड़ा और इसे अलग भिन्न जोड़ा, ठीक है। जो फ्रिक्शन के रूप में था उसे अलग जोड़ा और हमने जो डायरेक्ट इंटीजर के रूप में था। अब आप पूछ रहे हो, सोच रहे होंगे फ्रिक्शन क्या है, इंटीजर क्या है, तो टेंशन ना लीजिए, बहुत जल्दी मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, जिसमें कंप्लीट बताएंगे आपको फ्रिक्शन क्या है, रियल नंबर क्या है, इरेशनल क्या है, नॉन टर्मिनिंग, नॉन रिकरिंग क्या है, ठीक है। तो हमने पुट किया, उसके बाद हमने ये देखा वैल्यू, ये वैल्यू इक्वल किया, इक्वल करने के बाद हमने इस फॉर्म में लिखा 40 सही, जो ये फॉर्म था इसको हमने उसी फॉर्म में लिखा, ठीक है। करने के बाद हमने देखा 1 से घटाया, जो वैल्यू इसमें थी 44, कितनी संख्या प्राप्त करने के लिए 1 में से क्या घटा दें, तो हमने घटाया तो क्या आया 3/40, ठीक है। जैसे कि हमें संख्या प्राप्त करनी थी, क्या घटाएं, तो हमने 1 में से जो हमारे पास संख्या थी उसी को घटा दिया, उसको घटा दिया तो हमें पता चल गया कि हम क्या घटा दें, कौन सी संख्या घटा दें जो पूर्ण भिन्न हो जाए, ठीक है। ये आप इस 8th स्टैंडर्ड के कोर्स में, अगर 8th स्टैंडर्ड की बुक उठाते हैं तो उसमें इस टाइप के आप क्वेश्चन मिलेंगे। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 8th स्टैंडर्ड की बुक लीजिए, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो आप ही सोच सकते हैं कि व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीद रहा है, 2 रुपये तो इधर इसका है और 25 पैसे और बचा रहा है, कि यानी कि एक वस्तु जो बेच कितने में रहा है, 1 रुपये 25 पैसे, तो 20 पैसा तो उधर बचा रहा है और 25 पैसे इधर बचा रहा है। आप सीधे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि मैथ में नहीं दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे सोच लीजिए कि 8 रुपये में इसने 10 वस्तु खरीदी, अब इसको बेच रहा है 1.25 रुपये में, तो 10 वस्तु बेचेगा कितने में, 10 रुपये और 25 चौके 100, यानी कि 2.5 रुपये इधर इसको मिल गया। तो इसने वस्तु कितने में बेची, 12.5 रुपये में बेची, 8 रुपये में खरीदी। ज़्यादा कितना हो रहा है, 12 जो आपका 50 है, 12.5 रुपये, 12.5 रुपये में से 8 रुपये आपने घटा दिया, ठीक है। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप माइंड में सेट हो जाए कि जो आपके पास था 12.5 रुपये, ठीक है, 12.5 रुपये में से आपने 8 रुपये घटा दिए, 8 रुपये घटा दिए तो आपके पास जो बचा वो तो सिर्फ बेनिफिट था ना, आपके पास कितना बचा, आपके पास बचेगा 4.50 रुपये, ठीक है। अब आपने 4.50 कितने पे बेनिफिट हुआ है, ये हुआ है आपको 8 रुपये पे, ठीक है। आप इसे आप गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि 100 से, ठीक है।
वही किया गया, देखिए 0.45 80। इन्होंने अलग तरीके से किया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाला है, ठीक है, बट आप सेम भी करेंगे तब भी। इन्होंने जो किया वो भी तरीका बता देता हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति वस्तु 10 वस्तु खरीदता है 8 रुपये में, तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा, जैसे ये आपने लगाते थे कि अगर 12 पेन खरीदता है 10 रुपये में, तो एक मिनट पेन का मूल्य क्या हो गया, तो 10/12 कर देते थे ना। वही किया कि एक वस्तु का मूल्य क्या हो गया, 8/10। तो एक वस्तु का मूल्य निकाला हमने 0.80 रुपये। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1.25 रुपये। 80 पैसा में खरीदता है और 1 रुपये 25 पैसे में बेचता है, तो बेनिफिट कितना लेता है, 45 पैसे। और 45 पैसे लेता है, कितने पैसे पे लेता है, 0.80 पैसे पे। गुणे 100 कर दिया, परसेंटेज निकाला है। जैसे इन्होंने एक वस्तु के अकॉर्डिंग निकाला है और मैंने जो है सारी वस्तुएं ऐड करके निकाला, ठीक है, बट आंसर सेम आएगा आपका। बजट से पहले किसी कार की कीमत कितनी 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की कुल कीमत कितनी होगी। तो इसके लिए ये फार्मूला होता है, सीधी पुट कीजिएगा। अगर कीमत कभी बढ़ाई जा रही है घटाई जा रही है, जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि पहले 10% बढ़ाई गई फिर 20% घटाई गई, तो उसमें सिर्फ आपको पुट करना है जो बढ़ाई जा रही है उसमें प्लस का, और जो घटाई जा रही है वो माइनस में। तो अगर आंसर आपका प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो वृद्धि नहीं कमी होगी, ठीक है। सीधे फार्मूला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आते हैं जो सीधे फार्मूले पुट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 की पावर x, 9 सही 3/पावर x, तो 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है तो ये आप ऐसा करिए कि 27 को भी आप 3 के फॉर्म में लिख लीजिए, कि 27 को आप लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 की पावर 3x लिख सकते हैं, 3 की पावर 3x, ठीक है। इक्वल करेंगे 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 बटे में इसे 3 की पावर x है, ठीक है। 3 की पावर x मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने ये, जैसे कि आप जानते हैं पावर नीचे होती है तो ऊपर जाती है, क्या माइनस में हो जाती है, तो 3 की पावर 3x रहेगा उधर, 3 की पावर 3x, और ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम ये सीधे लिख सकते हैं ना, जब आपका बेस सेम है तो आप जो ऊपर पावर लगी है उसे इक्वल करके लिख सकते हैं। तो आप लिख लेंगे कि 3x बराबर 2 - x लिख लेंगे, ठीक है। 2 - x, तो ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x/2 क्या आ जाएगा, 1, तो 1 की पावर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 16। ठीक है, चलिए लास्ट आंसर क्वेश्चन है वो देखते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। तो जैसे मानिए मूलधन कितना है, p रुपये है, मिश्र धन क्या है, मिश्र धन माइनस मूलधन 2p - p, जैसे कि जो मिश्र धन है दुगना हो जाता है, ठीक है। तो हमने मूलधन निकाल लिया, ब्याज निकाल लिया, ठीक है, और इसके बाद हमने फॉर्मूले पे पुट कर दिया, p × p/10, ठीक है, हमारा रेट आ गया 10, आपने आंसर कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पहला पेपर जो था कंप्लीट हो गया है, जो मैंने पहला पेपर, तो कल हम इसका सेकंड पेपर देखेंगे, सेकंड शिफ्ट का, ठीक है, 2015 का सेकंड पेपर, ठीक है। ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो कल हम इसका सेकंड पेपर पढ़ेंगे, द्वितीय पाली का। तो जैसे कि अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि हमारा कंटिन्यू पेपर चल रहा है, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।